जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर छोटा है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर से हर साल कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर आपको इंश्योर करने के लिए इस वीडियो को देखना पड़ेगा। आपको सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। उनका आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव से। तो इस पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र है, विज्ञान क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है या फिर सेवा क्षेत्र है? तो देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। पहला है कृषि और दूसरा है आपका कौन सा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक है 5। तो यहाँ पे ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य आपको अच्छे से पता है, जो हमारे देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं और जिनका विकास होने में बहुत सारी समस्या आ रही है, उनको कहते हैं बीमारू राज्य या फिर जो बहुत धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया। तो देखिए, बिहार से है, बी आए तो बिहार को इंडिकेट करता है। एम से मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ग ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मतलब कि इनमें से कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है, मतलब कि सरकार इसको नहीं चलाती है? सैन्य सेवा ये तो सरकार चलाती है, वित्त सेवा ये भी चलाती है, रेल सेवा ये भी सरकार चलाती है। तो ये जो मॉल सेवा है ये सरकार नहीं चलाती है, ये सरकारी सेवा नहीं है, यानी कि गैर सरकारी सेवा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, ये काफी सिंपल से क्वेश्चन है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी जो 5 क्वेश्चन बेसिकली हो गया। 5 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप लोगों ने 4 को तो सही किया होगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है या फिर इनमें से सभी है? तो देखिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है, कोयला भी, पेट्रोलियम भी और विद्युत भी। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पे आ जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 2 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग नाम से स्पष्ट है, जो चीज हम दूसरे जगह से उपाय करते हैं उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था अपने कुछ कार्य या सेवाएं कम लागत पर कराने के लिए बाहरी कंपनियों या फिर अन्य देशों को सौंप देती है। मतलब कि कोई कंपनी है, अब वो कुछ ऐसे उस कंपनी के अंदर काम है, अगर वो खुद के अंदर कराए तो रोजगार देना पड़ेगा, कुछ लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा, तो उनको ज्यादा खर्चा है। उनको आप पूरा सिस्टम दीजिए, बैठने का ऑफिस दीजिए, फिर उसको सैलरी भी दीजिए। इसीलिए कंपनी खर्चा को कम करने के लिए क्या करती है, उस कार्य को किसी दूसरे कंपनी को जो उस टाइप का ही काम करती है उसको दे देती है, फिर उसी इंसान को दे देती है। तो इसको क्या कहते हैं, हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र बतलाइए। मतलब कि 5 कंपनियों के बारे में बेसिकली आपको या फिर तरीके के काम बताना है, जो इंफॉर्मेशन को यानी कि खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख सेवा क्षेत्र है कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकास, डाटा प्रोसेसिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स सेवाएं। ये सभी क्या है, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? ये भी कोई सवाल नहीं है।
बड़ा सिंपल सा सवाल है, सरकारी सेवा मतलब क्या? जो सरकार जिस सेवा के लिए यानी उस काम को करने के लिए अगर सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको नौकरी में रखा है, तो वो सरकारी सेवा है। या फिर सरकार चला रही है, वो सरकारी सेवा है। तो जो सेवाएं सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए प्रदान की जाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और रेल, उन्हें सरकारी सेवा कहते हैं। सिंपल सा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जो सरकार नहीं चलाती है उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। बट एक प्रोफेशनल डेफिनेशन देख लीजिए। जो सेवाएं निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है, मतलब कि ये सरकार नहीं चलाती है, निजी व्यक्ति मतलब कि कोई एक इंसान, दो इंसान या फिर कुछ लोग मिलकर के भी इसको कर सकते हैं। और क्यों करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? गैर सरकारी सेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो देखिए, वे सुविधाएं जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है, मतलब कि विकास, पैसे की दृष्टि से जो विकास, अभी मान लीजिए कोई इंसान इस साल 50,000 रुपया कमाया, अगला साल विकास अगर वो करेगा तो वो 1 लाख रुपया कमाएगा। आर्थिक विकास हुआ उसका। तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, मतलब कि पैसा ज्यादा कमाने के लिए जरूरी है, जैसे कि सड़क, बिजली, परिवहन, संचार और शिक्षा। अब किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा? बिजली ही नहीं मिल रहा है, तो ये सभी चीजें क्या है? संरचना की आधारभूत संरचना है किसी भी इंसान के जीवन या फिर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। आप लोग ये चीज इंपॉर्टेंट जानिए कि सबसे ज्यादा नौकरी सेवा क्षेत्र ही देता है। कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र उतने ज्यादा रोजगार नहीं देते हैं जितने कि कृषि क्षेत्र देता है, और यह सेवा क्षेत्र देता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर है, जिससे कि लोगों को काम मिलता है और देश की आय तथा आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? मतलब कि जो लोग पैसे कमाते हैं उनका क्या महत्व है? देखिए, आर्थिक संरचनाएं देश के कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाती है तथा उत्पादन, रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? यानी कि जो मंदी आया, आपातकाल बोल सकते हैं, तो उसका भारत में क्या असर पड़ा? देखिए, मंदी के कारण भारत में उद्योगों का उत्पादन घट गया। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मंदी आ गया, लोग ज्यादा कमा ही नहीं पा रहे, तो ज्यादा कम खर्च कम करेंगे, तो उत्पादन घट गया उद्योगों का और बेरोजगारी बढ़ गई और निर्यात कम हुआ, जिससे कि आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। मतलब कि जो कुछ फैक्ट्रियां, उद्योग जिन चीजों को बना रही थी वो दूसरे देश खरीद ही नहीं रहे थे, ये भी एक कारण था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी और सिंपल सा क्वेश्चन। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? तो वैश्वीकरण आप लोगों को पता है और इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ और पर्यटन सेवाओं में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। बेसिकली दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि जब पूरा विश्व एक साथ या फिर एक जगह मिल करके व्यापार करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, यानी कि इंडिया को अगर किसी चीज की जरूरत है और किसी देश के पास वो चीज है, तो इंडिया उस चीज से उस देश से मंगा लेती है। उस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है तो इंडिया भेज देता है। वो क्या? वैश्वीकरण है। अब बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की और। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जो एक वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवा प्रदान करती है। मतलब कि उत्पादन नहीं कर रही है दुकान, ये नहीं कर रही है, आपको सेवा दे रही है। चाहे
शिक्षा दे रहे हो, स्वास्थ्य हो या फिर बैंकिंग, परिवहन, संचार, पर्यटन, बीमा, ये सभी क्या है आपके ये सेवा क्षेत्र के हैं। तो प्रमुख उदाहरण है, भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों में लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह से जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। मतलब कि पूरी दुनिया के लिए भारत एक सेवा प्रदाता देश, मतलब कि सबसे ज्यादा सेवा भारत देता है सभी देशों को। कैसे, तो उसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। देखिए, भारत विश्व में एक प्रमुख सेवा प्रदाता देश के रूप में जाना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर सेवाएं, कॉल सेंटर, बीपीओ और केपीओ के क्षेत्र में भारत की विशेष पहचान है। मतलब कि एक खबर को दूसरी, एक सूचना पहुंचाने का काम में सबसे आगे है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भारत सबसे आगे है। बड़े बड़े देशों को, बड़े बड़े कंपनियों में इंडियंस आपको मिल जाएंगे। कॉल सेंटर में सबसे ज्यादा इंडियन काम करते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, सूचना क्षेत्र। अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां अपने कार्य भारत के आउटसोर्स करती है, भारत में आउटसोर्स करती है। मतलब कि वो कंपनियां, भारत की कुछ कंपनी जो आउटसोर्सिंग की ही सर्विस देती है, उनको काम देती है और भारत उनके वर्कर्स उन काम को करते हैं। कम लागत, कुशल श्रम शक्ति और अंग्रेजी ज्ञान के कारण भारत वैश्विक सेवा केंद्र बन गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। मतलब कि सेवा क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या बेहतर किया गया है, उसको बताने के लिए कहा गया। देखिए, भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मतलब कि सरकारी स्कूलों का निर्माण किया है, अच्छा बनाया है पहले से, हालांकि अभी भी बेकार ही है। और अस्पताल भी बना है। और बैंकिंग, सरकारी बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हैं और राष्ट्रीयकरण हुआ है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला और परिवहन, संचार और पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार निवेश बढ़ा रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल आंसर है, मतलब कि सरकार इन इन तरीकों से सेवा क्षेत्र में योगदान दे रही है। स्कूल, अस्पताल बना रही है और अलग अलग तरीके से बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीयकरण और ये सब चीजें आपको, बस ये 3-4 कॉमन चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है, उदाहरण देकर के बताइए। मतलब कि जो सरकारी संस्था नहीं है, वो भी किस तरीके से सेवा क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग कर रही है, उसके बारे में पूछा गया। गैर सरकारी संस्थाएं सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल, होटल और बैंक इसके उदाहरण है। ये संस्थाएं रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लेती है। अब इन जगहों में, जैसे कि निजी लोगों ने जो भी दुकान खोला, स्कूल खोला, कॉलेज, अस्पताल, यहाँ पे कुछ लोगों को नौकरी देता है, कुछ लोगों को काम पर रखता है, तो उससे भी तो रोजगार उत्पन्न हुआ। और प्रौद्योगिकी बढ़ने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलती है। मतलब कि लोगों को जो इन सेवाओं का इस्तेमाल करती है, उनको बढ़िया सर्विस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखिए। मतलब कि वर्तमान में जो आर्थिक मंदी है, इसका प्रभाव भारत में क्या है। देखिए, वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव है। मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यटन, होटल, परिवहन और निर्यात आर्थिक सेवाओं में गिरावट आई है। मतलब कि इन जगहों में, इन सेक्टर्स में गिरावट आई है और कई क्षेत्रों में रोजगार कम हुए हैं। अब अगर बढ़िया से बिजनेस नहीं चल रहा है तो रोजगार कम हो गए हैं। आय की कमी हुई है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं ने मंदी के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित किया है। मतलब कि डिजिटली अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो उनके वजह से जो लोगों की नौकरी गई थी, उसको कुछ हद तक संतुलन किया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर समझ गए होंगे। पूरा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो चैनल को देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के आसानी से समझने के लिए, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।